गुड मॉर्निंग। आज हम माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग उसको ध्यान से सुने और याद भी करें। कई बार ऐसा होता है, इनके याद करने का बेनिफिट ये होता है कि हमें उसके साथ साथ में और भी कई प्रश्न याद हो जाते हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट का होगा, 80 अंक का होगा। परीक्षार्थी के लिए समान निर्देश है, ये सभी पेपरों के लिए विशेष ध्यान रखें। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन रोल नंबर अनिवार्य लिख लें। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। जिन प्रश्नों के अतिरिक्त खंड हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही लिखें। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। 6. प्रश्न संख्या 23 मानचित्र से संबंधित है और 4 अंक का है। प्रश्न पत्र 21 से 23 तक के आंतरिक विकल्प हैं। खंड है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? अर्थात 5 मार्च 1931 को। दूसरा, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी 1929 में। भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? जमशेदपुर में। 5वां, बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किसने किया था? बंगाल गजट का किसने किया? गंगाधर भट्टाचार्य ने। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? अर्थात किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? बहुदलीय। एक दलीय, गठबंधन, दोनों दलीय, अर्थात बहुदलीय। बहुत सारे दल हैं हमारे। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है जन्म पर। कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषता है, अर्थात आर्थिक सुधार अपनाते हुए वह राजनीतिक सत्ता में एकाधिकार बनाए रखती है। उपभोक्ता शोषण का मूल कारण है अशिक्षा। ग्रामीण क्षेत्र में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है? किस लिए होती है? अर्थात फसल उद्योग के लिए। 11, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग निम्न में से किसे कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? अर्थात द बॉक्साइट। निम्नलिखित में से कौन सी विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध एवं तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है? अर्थात ये हो गया वैश्वीकरण। उत्तरमाला के लिए इस प्रकार से आपको ये बना दिए, साइड में ऐसे भर दिया करें लास्ट में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, भारतीय निर्माताओं द्वारा बनाए गए विज्ञापन खाली जगह के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए थे। अर्थात भारतीय विज्ञान स्वदेशी के राष्ट्रवादी। दूसरा, भारत से विदेशों को भेजे जाने वाली श्रमिक गिरमिटिया नाम से जाते थे। गिरमिटिया नाम से जाते थे। धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द महात्मा गांधी ने कहा। औसत आय को खाली जगह आय भी कहा जाता है। औसत आय को प्रति व्यक्ति की आय भी कहा जाता है। भारत में करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक
बैंक जारी करता है। भारत में प्रतिवर्ष को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को। प्रश्न 3, अति गुणात्मक प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। 1980 के दशक में उच्च जाति की नारियों की दयनीय दशा के बारे में लिखने वाली महाराष्ट्र की 2 महिलाओं के नाम लिखिए। एक तो थी ताराबाई शिंदे और एक थी पंडिता रमाबाई। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। कोई एक कारण लिखिए। प्रथम विश्व युद्ध पहला आधुनिक औद्योगिकरण युद्ध था क्योंकि इसमें विश्व के सबसे अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध संघर्षरत थे। इसीलिए इसको आधुनिक औद्योगिक युद्ध भी कहा गया था, क्योंकि उनके आपस में हित टकरा रहे थे। आदि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, आदि औद्योगिकरण से आशय यह है कि औद्योगिकरण से पहले बाजार के उत्पादक कारखानों के स्थान पर घरों में हाथों से बनाए जाते थे। आदि औद्योगिकरण, पहले जो कारखानों में बनते थे उनसे पहले ज़्यादातर लोग घरों में तैयार करते और उसको दुकानदार उनको ले करके और उसको आगे सप्लाई कर दिया करते थे। 4, जूट का क्या उपयोग है? जूट का प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु, धागे, गलीचे आदि दूसरी दस्तकारी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। 5वां, आपके अनुसार बाढ़ रोकने का एक उपाय बताइए। बांध बनाकर बाढ़ों को रोका जा सकता है। व्यापार किसे कहते हैं? राज्य व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। क्षेत्रीय दल क्या है? संघीय इकाई में से सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाली राजनीतिक दल को क्षेत्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। संघीय इकाई में से सिर्फ एक इकाई में। लोकतंत्र के कोई 2 लाभ। लोकतंत्र का पहला लाभ उत्तरदायी तथा दूसरा वैध शासन व्यवस्था। लोकतंत्र की 2 चुनौतियां लिखिए। एक तो लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती है और दूसरा लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती है। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? एक वर्ष में तीनों क्षेत्रकों के उत्पादकों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह उत्पाद सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक रूप होता है। तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तृतीय क्षेत्रक में विभिन्न गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती है, इसीलिए इसे सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ये UNDP द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये 1-1 नंबर के थे, खंड ब 2-2 नंबर के हैं पेन पर। रूमानीवाद क्या है? उत्तर, रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करता था। रूमानीवाद भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर देता था। इसके लिए साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति तथा साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बना करने पर बल दिया गया था रूहानीवाद में। 5, ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या है? उत्तर, ब्रिटेन वुड्स समझौता दोनों विश्व युद्धों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने, औद्योगिक विकास में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार को बनाए रखने हेतु जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में जो सहमति बनी थी उसे ही ब्रिटेन वुड्स समझौता कहा जाता है। प्रश्न 6, सूबेज जातियाँ क्या होती है?
कोई दो उदाहरण दीजिए। उत्तर, सुभेद जातियाँ वे जातियाँ जिनकी संख्या घट रही है, सुभेद जातियाँ कहलाती है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली जाती तो इनकी संख्या घटती रहती है, तो ये संकटग्रस्त जातियों को श्रेणी में शामिल की हो जाएंगी। नीली भेड़, एशियाई हाथी इनके प्रमुख उदाहरण हैं। बहुत सारे इसका प्रभाव सामाजिक ये जानवरों के अलावा इसी प्रकार जातियों पर भी निर्भर करती है। जातियों में भी बहुत सारी जातियों पर इसी प्रकार का संकटग्रस्त है। उनको गवर्नमेंट समय समय पर इस कार्य के लिए थोड़ा सजग रहती है। प्रश्न 7, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के दो लाभ लिख रही है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के दो लाभ निम्नलिखित हैं। इसमें एक, इनसे खेती को निर्बाध गति से जलापूर्ति होने से समय पर फसलों की सिंचाई होती है और कृषि उत्पादन बढ़ता है। कृषि उत्पादन बढ़ने से किसानों की आय बढ़ती है। किसानों की आय बढ़ती है तो देश का भी विकास होता है, देश का भी सकल घरेलू उत्पाद होता है। 2, इनसे उद्योगों को ऊर्जा मिलती है, जिससे औद्योगिक उत्पादन बढ़ता है। देखो, किसानों के पास ज़्यादा रॉ मटेरियल उत्पाद होगा तो वो उद्योगों में जाएगा, उद्योगों में जाए तो उद्योग अधिक से अधिक माल तैयार करके उसको आगे भेज सकते हैं। प्रश्न 8, रबी और खरीफ फसल किसे कहते हैं? रबी की फसल जिन फसलों में बुवाई अक्टूबर से दिसंबर के मध्य की जाती है तथा जिन्हें अप्रैल से जून माह के मध्य काट लिया जाता है, रबी की फसल कहलाती हैं। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों प्रमुख हैं। यदि वैसे याद नहीं रहे तो रबी में जैसे दो शब्द हैं वैसे ही गेहूँ, चना, मटर, अर्थात गेहूँ, सरसों, गेहूँ, चना, मटर, गेहूँ, चना को ध्यान रख लो। इनके साथ जो फसलें बीज जाती है वो रबी की फसलें होंगी। और खरीफ की फसलें में 3 अक्षर हैं। तो खरीफ की असल में देखो, ये ध्यान रखो, खरीफ की फसल में चावल है, बाजरा है, इनमें भी 3 अक्षर हैं। चावल बाजरे के साथ में जो बीजी जाती है वो खरीफ की फसल है। जो फसलें मानसून के आगमन के साथ ही जून जुलाई के महीने में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर माह में काटी जाती हैं, खरीफ फसल कहलाती है। प्रमुख खरीफ फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें। रबी में होगी गेहूँ, चना और खरीफ में होगी बाजरा। इन पर थोड़ा सा ध्यान रखें। प्रश्नों, स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। जब व्यापार एक देश के शहरों, कस्बों और गांवों में होता है तो वह स्थानीय व्यापार कहलाता है। लेकिन जब यह व्यापार एक देश का दूसरे देश से वस्तुओं व मुद्रा के माध्यम से होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। प्रश्न 10, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? उत्तर, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता देखो, पहला तो है लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता से बचने राजनीतिक व्यवस्था के स्थापित हेतु सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। लोकतंत्र में सभी समूह सत्ता की भागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था से जुड़े रहते हैं, जिसे कुशलतापूर्वक बनी रहती है। प्रश्न 11, किस प्रकार सामाजिक अंतरों में लोकतंत्र सुदृढ़ होता है? ये उत्तर, लोकतंत्र में सामाजिक अंतरों की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है। इसी से विभिन्न छोटे सामाजिक समूह अपनी ज़रूरत और परेशानियों को जाहिर कर सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। सामाजिक अंतरों की यह अभिव्यक्ति ऐसे अंतरों के बीच संतुलन पैदा कर लोकतंत्र को सुदृढ़ करती है। 12, दबाव समूह और आंदोलन में क्या अंतर है? दबाव समूह आंदोलन में अंतर है। पहला, दबाव समूह का संगठन मजबूत होता है जबकि आंदोलनों में संगठन ढीला ढाला होता है, क्योंकि उसे समय के अनुसार बनता है और वो वैसे ही बिखर जाता है। लेकिन दबाव समूह है जो एक मजबूत रहते हैं। दूसरा, दबाव समूह में फैसले औपचारिक ढंग से लिए जाते हैं जबकि आंदोलन अनौपचारिक ढंग से। दबाव समूह तो एक व्यवस्था होती है, उसका प्रस्ताव लिया और कुछ ने अनुमोदन किया
फिर उसके बाद में वो लंबे समय तक संघर्ष जारी रहता है जब तक कि उसको सफलता नहीं मिल जाती। तीसरा, दबाव समूह के फैसले आंदोलन के फैसलों की तुलना में कम लचीले होते हैं। आंदोलन के तो लचीले, आंदोलन के अनुसार जैसे सभी ने सहयोग कहा कि ऐसे करना है वैसा ही उसमें बदलाव हो जाता है, लेकिन जो दबाव समूह के फैसले हैं उसमें अपने तुलना में सख्त रहते हैं। आंदोलनों के अपेक्षा दबाव के सख्त रहते हैं। आंदोलन जनता की स्वतः स्फूर्ति भागीदारी निर्भर है, जबकि दबाव समूह नहीं। आंदोलन तो जनता की स्वतः स्फूर्ति भागीदारी पर निर्भर है। जनता उसमें भागीदारी लेगी तो ही आंदोलन सफल होगा। यदि जनता ने भागीदारी नहीं ली तो वो आंदोलन सफल नहीं होगा। प्रश्न 13, आर्थिक विकास क्या है? प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखो। उत्तर, आर्थिक विकास का अभिप्राय लोगों के जीवन को पहले से बेहतर बनाना। प्रति व्यक्ति आय का मतलब है राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय को प्रति व्यक्ति की आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष में किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रश्न 14, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में विभेद कीजिए। एक खुली बेरोजगारी में व्यक्ति पूरी तरह से बेरोजगार रहते हैं, जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी में व्यक्ति रोजगार पर तो लगे होते हैं किंतु उत्पादन में कोई उनका योगदान नहीं होता। खुली बेरोजगारी स्थायी प्रकृति की होती है, जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी अस्थायी प्रकृति की होती है। 15, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। व्याख्या कीजिए। मुद्रा द्वारा सभी वस्तुओं और सेवाओं की विनिमय दर निर्धारित होती है, अतः कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु बेचकर मुद्रा प्राप्त कर उस मुद्रा से अन्य आवश्यक वस्तुएं क्रय कर सकता है। इस प्रकार मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। 16, उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कई प्रकार से कर सकते हैं। पहला, वे किसी उपभोक्ता संगठन का निर्माण करके अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। अर्थात कोई यदि किसी चीज़ से ज़्यादा पैसे ले तो उसके लिए उपभोक्ता संगठन के पास जाकर उसमें शिकायत करके उस बात का सपोर्ट कर सकते हैं। वे अन्य उपभोक्ताओं को जागरूक भी बना सकते हैं कि हमको इस चीज़ में घाटा हो रहा है, तो उसके प्रति उनको जागरूक भी बना सकते हैं। वे किसी उत्पाद या कंपनी के खिलाफ भी एकजुट होकर प्रदर्शन कर सकते हैं कि ये माल समाज के हित में नहीं है, ये युवा वर्ग के हित में नहीं है, या इस प्रकार से वो एकजुट हो सकते हैं। चौथा, वे पहले से चल रहे उपभोक्ता संगठनों से भी जुड़ सकते हैं, उनके साथ जुड़ करके उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए सहयोग की अपेक्षा कर सकते हैं और सहयोग कर भी सकते हैं। दीर्घ प्रश्न 17 से 20 तक के उत्तर, सीमा 100 शब्दों की है, 3 के हैं। प्रश्न 17, उदारवाद राष्ट्रवाद की विशेषताएं लिखिए। उदारवादी राष्ट्रवाद का अभिप्राय है व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता तथा कानून के सामने सबकी बराबरी। उदारवाद। इस प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं। पहला, राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसा सरकार पर जोर देता है जो सहमति से बनती हो। दूसरा, यह निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति है। संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। तीसरा, यह उदारवाद मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवाद पुरुष को ही देता है। आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं। उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व को अनिवार्य बना देता है। दूसरा, वस्तुओं और पूंजी के आयात निर्यात पर राष्ट्र द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को समाप्त करने पर
बल देता है। आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताओं में। प्रश्न 18, संसाधन किसी भी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई 3 तर्क दीजिए। संसाधन कैसे देते? उत्तर, संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे अपने पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करके जिससे विकास संभव होता है। अतः संसाधन किसी भी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला, संसाधन मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है। दूसरा, संसाधन जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक है। प्रश्न 19, भारत में राजनीतिक जाति और जाति के अंदर राजनीति है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कोई 3 तर्क दीजिए। पहला, हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं क्योंकि भारत में राजनीति में जाति और जाति के अंदर राजनीति है। क्योंकि एक चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवारों का चुनाव राजनीतिक दल जातियों की संख्या के हिसाब से करते हैं। दूसरा, सरकार के गठन में राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों के लोगों को उचित स्थान दिया है। तीसरा, भारत में जाति के अंदर भी राजनीति पाई जाती है क्योंकि देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। दूसरे, कोई भी पार्टी किसी एक जाति के लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। एक ही जाति के लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों में ही वोट देते हैं। तो ये दोनों बातें कि जाति के अंदर भी राजनीति है। वो भी राजनीतियाँ करती है, वो एक पार्टी से बंधे नहीं रहते, वो सभी अलग अलग रहते हैं। प्रश्न 20, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? इसे संभव बनाने वाले कारक बताइए। उत्तर, वैश्वीकरण का अर्थ विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। इसमें विश्व के विभिन्न देशों के बाजार एक बाजार के समान कार्य करते हैं। विभिन्न देशों के बाजार अर्थात किसी देश में सामान मंगाया जा सकता है, जहां पर कमी है उस सामान की, उस देश के बाजार से दूसरे देश के बाजार वहां सामान मंगा सकते हैं। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक हैं। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले प्रमुख कारक निम्न हैं। एक, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास। सूचना प्रौद्योगिकी के तहत दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि की सहायता से संपूर्ण विश्व में सरलता से संपर्क किया जा सकता है एवं व्यापार किया जा सकता है, जिससे वैश्वीकरण को गति तीव्र हुई है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई है। दूसरा, परिवहन प्रौद्योगिकी की तेज उन्नति। परिवहन प्रौद्योगिकी में उन्नति से लंबी दूरियों तक वस्तुओं को कम लागत पर शीघ्र पहुंचाया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप तीव्र वैश्वीकरण संभव हो पाया है। ये 3-3 नंबर के थे। ये 20 प्रश्न तक के, यहाँ तक के शेष अपन अगले भाग में करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।